चलो जाए, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस, ठीक है। तो फ्लक्स था ई डॉट ए एंड इज अ वैल्यू, राइट। डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स अ वैल्यू दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब देखना बेटा, समझो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए तुमको पता है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई सरफेस है। अगर मैं तुमको पूछूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका फ्लक्स कितना होगा, तो तुम क्या करोगे? सिंपली सबसे पहले तो एरिया वेक्टर बनाओगे। तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा कुछ। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? एरिया सीधा लाइन बनाना प्लीज। इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया। तो ई डॉट ए होता है, दिस विल बी ई ए कॉस थीटा। तो ई ए सॉरी कॉस 0 हो जाएगा। अब कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो फ्लक्स विल बी ई ए एंड दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स। उसके बाद अगर मैं तुमको बोलूं इधर निकालो, ठीक है, सरफेस देखना बेटा, ये सरफेस को देखना अच्छी तरह से। यहाँ पे फील्ड कैसी होगी? हाउ विल बी द फील्ड? जो ऐसे पास हो रही लाइंस, वाओ ऐसी फील्ड है, सपोज ये नीचे नहीं है ऐसा, ऐसी फील्ड्स है। तो बेटा एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर तुम सरफेस को ध्यान से देखोगे बेटा, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि सरफेस के थ्रू पास हो रही है। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चाहिए बेटा? हाउ डू यू वांट इट? इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। So basically we will get area vector like something like here. So here the angle will be 90 degree. So here flux will be equal to EA cos 90, which will be equal to EA into cos 90 0. So this will be 0. अब तुम बोलोगे ऐसा कैसा? तो बेटा तुमको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में अगर तुम देखोगे, डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है बेटा कि तुम्हारा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आ सकता है, तो एंगल 0 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे नहीं आ सकता क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो इस सरफेस के बाहर आएगा। तुम ऐसे इमेजिन करो, सरफेस के बाहर आ रहा है वो, समझ रहे हो? सरफेस के बाहर आ रहा है वो। अब मैं तुमको कैसे बताऊं, एक सेकंड रुको। वेट, मैं मेरा पिन कर देता हूँ। बेटा तुमको दिख रहा है, अगर ये सरफेस है, समझो ये सरफेस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो तुम्हारा एरिया वेक्टर से बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो एंगल कितना? 90 डिग्री हो गया ना। तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, देखो ऐसी ऐसी इस डायरेक्शन में, तुम्हारा एरिया वेक्टर बाहर निकलेगा ऐसे, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। यू हैव टू विजुअलाइज दिस। सो एंगल विल बी 90 डिग्री। सो द एंगल फॉर्म्ड विल बी, angle formed will be 90 degree. So remember this thing beta. Okay, remember this thing. Your angle formed will be 90 degree because it is coming out of the plane of the paper. So that is very important. और वो तो केसेस तुमको पता होने चाहिए अलग अलग। देखना बेटा सब जन, अभी देखो मेरी एक बात याद रखना, फ्लक्स क्या है? ई डॉट ए, इसको हम लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। याद रखना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तुमको एक डायग्राम, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सो तुमको फील आ जाए वापस। समझो ऐसा कोई डायग्राम है, ठीक है, ऐसा कोई डायग्राम है, ठीक है, और तुम्हारी जो है बेटा, तुम्हारी जो फील्ड लाइंस है
वो ऐसे पास हो रही है, यूनिफॉर्म है, हाँ ठीक है, यूनिफॉर्म है, ऐसी पास हो रही है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी पास हो रही है तुम्हारी, ठीक है बेटा। और तुम्हारा सरफेस जिस तरह से, ठीक है, और तुमको कुछ है ना एंगल देके रखा है, देखो ये सेंटर है, ऐसे तुमको कुछ एंगल देके रखा है, ठीक है, ये एंगल तुमको 30 डिग्री देके रखा है। तुमको बोलेंगे फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स। अब तुमको दिमाग लगाना है वापस, देखो बेटा समझो, पहली चीज तो ये यहाँ पर विजुअलाइज करो ध्यान से एकदम, ये तुम्हारा सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है, फ्लक्स तो होगा ही कुछ ना कुछ। अब देखना बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड है तो तुम नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, याद क्या रखना है, ये थीटा तुम्हारा वो एंगल है बिटवीन ई एंड ए, तो तुम्हारा तुम क्या करोगे, फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो तुम बोलोगे थीटा इज 30 डिग्री, तो ई ए और cos 30 इज √3/2, खत्म, रॉन्ग है बेटा ये, दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू ऑलवेज डिफाइन वेक्टर ए, तुम्हारा एंगल एरिया वेक्टर क्या है तुमको डिफाइन करना है। और ये सरफेस कैसा है, देखो ये सरफेस कैसा है बेटा, ये तुम्हारा सरफेस ऐसा कुछ है, देखो ऐसा सरफेस है, ऐसा गोल गोल सरफेस है, तो तुम्हारा एरिया वेक्टर ऐसे होगा, बाहर की तरफ, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बाहर की तरफ होगा, तुम्हारा एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा, तो तुम्हारा एरिया वेक्टर ऐसे होगा बेटा, देखो समझन, देखो ऐसे होगा, तो ये एरिया वेक्टर है तुम्हारा, और ये टोटल 90 डिग्री है, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, समझ गए तुम लोग, देखो ये 30 है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो बेटा तुम्हारे ये वाला 60 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल 90 है, और ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, तो ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस 60 डिग्री, तो ई ए कॉस 60 इज हाफ, क्यों बेटा, समझो, तुम्हारा ऐसा कुछ सरफेस है सर्कुलर, तुम्हारा एरिया वेक्टर ऊपर होगा, तुम्हारा एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा बेटा, ऐसे नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, तो तुम्हारा जो है बेटा 30 डिग्री इज नॉट द एंगल, क्योंकि 30 डिग्री तो तुमको देखो कैसे दिया है, देखो समझना बात को, समझना वापस, देखो ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए तुम लोगों को, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं तुमको, मैंने कोई डायग्राम तुमको दे दिया, तुमको ऐसा फ्लक्स देके रखा है बेटा, तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड देके रखी है ऐसे, और ऐसे कोई सरफेस है, तो ये 30 डिग्री देके रखा है, लेकिन ये तुम्हारा एरिया वेक्टर नहीं है बेटा, तुम्हारा एरिया वेक्टर ऐसा है, तो ये तुमको 90 है, टोटली 60 डिग्री हो जाएगा, और तुम्हारा थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड ई, तो थीटा तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा, तुम 60 डिग्री पुट करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम्हारा एरिया वेक्टर किधर है, प्लीज कीप दिस इन माइंड बेटा, प्लीज कीप दिस इन माइंड। The last thing is something called as Gauss law. बहुत डिटेल टॉपिक है, इफ यू डू मेजर्स इन योर फिजिक्स, गॉस लॉ तो तुमको इतना सारा आएगा पूछो मत, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में फिलहाल अगर तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो तुमको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो पता होना चाहिए, ओके बेटा, उस पर सम्स भी देखेंगे अपन बाद में, अभी मैं तुमको स्टेटमेंट बता देता हूँ। देखो बेटा अब तक अपन ने फ्लक्स निकालने का क्या तरीका देखा, अपन ने अब तक, बिफोर अंडरस्टैंडिंग गॉस लॉ यू शुड नो, अब तक फ्लक्स को निकालने के अपने क्या तरीके देखे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई डॉट ए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी है, तो ये हो जाएगा,
तो यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ता है, मैंने तुमको बताया, एरिया वेक्टर लो, उसका एंगल ढूंढो, बहुत कुछ करना पड़ता है। गॉस लॉ क्या बोलता है, चिल मारो, थोड़ा सबर करो। मैं तुमको एक सिंपल सा स्टेटमेंट बताता हूँ। तो गॉस लॉ बोलता है झंझट मारी करने की जरूरत ही नहीं है। तो गॉस ने क्या बोला, एकदम सिंपल चीज बोली, मैं स्टेटमेंट लिख के देता हूँ। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux through a closed surface, closed 3D surface, is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. ये गॉस लॉ ने बोला। अब बच्चे समझते ही नहीं है इसको, समझो एकदम सिंपल है। देखो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं अपन। एक देखो क्लोज सर्फेस की बात चालू है इधर, तो क्लोज सर्फेस ले लिया मैंने, उसके अंदर समझो कोई चार्ज है प्लस क्यू सपोज। तो इन्होंने क्या बोला कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मतलब इक्वल टू इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज, मतलब जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम Q को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तुमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ये गॉस लॉ ने बोला, सिंपल। अच्छा ये समझना थोड़ा मुश्किल है ऐसे स्टेटमेंट में, लेकिन ये है बेसिक गॉस लॉ का स्टेटमेंट कि क्या करना है। कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उसमें कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। तो उसका जो नेट फ्लक्स होगा दैट विल बी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस लॉ बेटा, सिंपल सा, एकदम एकदम सिंपल सा गॉस लॉ है ये। गॉस ने क्या बोला, जो भी चार्ज अंदर होगा अपन एप्सिलॉन नॉट कर दो, आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। टोटल आपको एरिया वेक्टर है, उसका एंगल क्या है कुछ लेना देना नहीं है, क्यू को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, खत्म बात। ये गॉस लॉ का बेसिक स्टेटमेंट था। इसके ऊपर अपने को क्वेश्चंस करने बहुत सारे, ठीक है। देखो बेटा, सपोज इफ आई हैव अ सरफेस, गॉसियन ऐसे सरफेस ले लिया मैंने, और मैं तुमको पूछूं कि नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज स्फीयर फाइंड आउट करो। स्फीयर है, क्लोज स्फीयर फाइंड आउट करो। तो बेटा देखो सिंपल है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये ई डॉट ए। लेकिन बेटा यहाँ पर तुम्हारी जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो तुम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। यार फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, so we directly cannot use phi equal to e dot a, तब तुमको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो देखते हैं इसको। चलो ये तुमको समझ में आ गया होगा अब तक। तो अब देखो पहले बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बताओ पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सेंटर से, ठीक है, सेम होगी ऐसे तो, लेकिन दूसरे दूसरे डायरेक्शन में होगी, ऐसा अपन कंसीडर कर रहे हैं। सेम होगी बट अलग अलग डायरेक्शन में होगी, तो इसके लिए यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए और वो सब। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, हर एक सरफेस पे अपने को, देखो मैं बताता हूँ, हर एक सरफेस पे तुमको एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा, डी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, डायग्राम समझ जाना। एक सरफेस लूंगा मैं, परपेंडिकुलर होगा,
तो एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में? 0 डिग्री होगा बेटा, क्योंकि दोनों एंगल ही नहीं है ना दोनों के बीच में कुछ। तो यहाँ पर d5 क्या हो जाएगा? EDA, तो EDA cos थीटा हो जाएगा। अब थीटा कितना है? 0 डिग्री है, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल ही नहीं है ना कुछ। अरे बाबा, DA ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा ना। तो therefore EDA cos 0, therefore d5 will be equal to EDA। लेकिन अपने को d5 मिल गया, अपने को टोटल फ्लक्स निकालना है नेट। तो कितना होगा वो तो नेट फ्लक्स कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ d5, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ EDA। अब जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आता है, तुम लोग को पता है बेटा, तो E बाहर आ जाएगा और DA अंदर रह जाएगा। अब ये एरिया को मैं हर एक सरफेस का लूं, मैं पूरा सरफेस लूं, मैं हर एक पॉइंट लूं, मैं टोटल ले लूं मैं अगर पूरा, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? ये स्फीयर का एरिया मिल जाएगा ना, स्फीयर का एरिया मिल जाएगा टोटल। तो यहाँ पर टोटल क्या होगा? अरे टोटल क्या होगा? एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr², बराबर के नहीं? अब E का फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, इसको रफ कर देता हूं मैं अंदर का। अब बताओ मेरे को, ऐसे जा रहा है वो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये समझो ये आर है, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? K Q/r² इंटू 4πr², r² कैंसिल, K क्या होता है? 1/4πε0, Q इंटू 4π कैंसिल, तो क्या आ गया? Q/ε0। तो ये तुमको मिल गया नेट फ्लक्स, जो अपने गॉस लॉ से भी बताया था। तो कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन ये तरीका है जिससे अपन गॉस लॉ या वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं पहले वाला, तो ऐसे अपने को गॉस लॉ मिल सकता है।